हे एवरीबॉडी, मैं हूं अंजलि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल लो बाय अंजलि। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ टॉट के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टॉट्स के मीनिंग के बारे में, उसकी डेफिनेशन, नेचर और उसके डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप लॉ ऑफ टॉट्स की सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ टॉट की सेपरेट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो कि इस चैनल पर अवेलेबल हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल कंडीशन ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी। अब आपको इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि एक पर्सन है और वो किसी दूसरे पर्सन के साथ टॉर्ट कमिट कर देते हैं। हम कब कहेंगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के साथ टॉर्ट कमिट किया है, हम किस बेस पर कहेंगे? तो वो जो बेस हैं, वो जो कंडीशंस हैं कि हम कब कहेंगे कि टॉर्ट कमिट हुआ है वहाँ पर, तब हमें वहाँ पर कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कंडीशन हैं वहाँ पर कि कब हम कहेंगे कि वहाँ पर टॉर्ट कमिट हुआ है। तो यहाँ पर हमें 3 कंडीशन दी हुई है मेन कि हम कह सकें कि वहाँ पर टॉर्ट कमिट हुआ है। पहले तो ये कि वहाँ पर कोई एक्ट किया होना चाहिए या फिर ओमिशन होना चाहिए, मतलब कोई रॉन्गफुल एक्ट किया गया हो डिफेंडेंट के द्वारा या फिर ओमिशन हो, मीन्स कोई एक्ट ना किया गया हो। देखिए, पहले तो हम 2 वर्ड को अच्छे से जानते हैं जो कि सिविल केसेस के अंदर बार बार यूज़ होते हैं। फर्स्ट तो है प्लेंटिफ और सेकंड है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ होता है, जो कि प्लेंट फाइल करता है सिविल केसेस के अंदर या फिर सूट फाइल करता है। प्लेंट कह लो, सूट कह लो, एक ही बात है, जो कि सिविल कोर्ट के अंदर सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब ये डिफेंडेंट कौन होते हैं? डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जिसने रॉन्ग कमिट किया होता है, ठीक है। इट मीन्स जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ रॉन्ग कमिट करता है उसे कहते हैं डिफेंडेंट, और जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ होता है उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ, जो कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करता है कोर्ट के अंदर। देखिए, हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, मतलब हम कब कहेंगे कि एक टॉर्ट वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, कि टॉर्ट वहाँ पर कमिट हुआ है, इसके लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो 3 ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं कि फर्स्ट तो ये है कि वहाँ पर कोई एक्ट किया होना चाहिए, मतलब रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। किसके द्वारा? डिफेंडेंट के द्वारा, क्योंकि डिफेंडेंट ही तो कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिफेंडेंट के द्वारा रॉन्गफुल एक्ट किया होना चाहिए या फिर ओमिशन होना चाहिए, मतलब कोई एक्ट ना किया होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक्ट या ओमिशन क्या है। देखिए, एक्ट का मतलब होता है कि आपको जो कोई काम करने के लिए कहा गया था लॉ के द्वारा और आपने वो काम नहीं किया, तो ये तो हो गया आपने रॉन्गफुल एक्ट किया है। और यही हम दूसरी तरफ देखें ओमिशन की, ओमिशन क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है कुछ ना करना, मतलब आपको कुछ नहीं करने के लिए कहा गया था लॉ के द्वारा और आपने वो चीज़ कर दी, तो ये एक रॉन्गफुल एक्ट हो गया। और ये किसके द्वारा किया गया? डिफेंडेंट के द्वारा अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया गया है या फिर ओमिशन किया गया है, तो फिर क्या होगा कि इससे क्या हो रहा है कि दूसरे पर्सन का लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है। मतलब दूसरे पर्सन का लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है। वो दूसरा पर्सन कौन है? वो है प्लेंटिफ, जो कि सूट फाइल करेगा जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है, जिसका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है। सो फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि डिफेंडेंट के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट किया गया हो या फिर रॉन्गफुल ओमिशन किया गया हो जिससे कि प्लेंटिफ का लीगल राइट वॉयलेट हुआ हो। अब हम वॉयलेट किसको कहेंगे? वॉयलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, मना करना, रोकना, ठीक है। अब देखिए, हर पर्सन को जो है लीगल राइट्स मिले हुए हैं, हर पर्सन का लीगल राइट है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का अधिकार है, जैसे राइट टू वे है। अब मान लीजिए आपको उस रास्ते से, किसी रास्ते से जाने का अधिकार है, हर पर्सन को रास्ते से, रोड पे से गुजरने का अधिकार है। लेकिन अगर आपके सामने कोई दूसरा पर्सन जो आके खड़ा हो जाता है और आपको जाने से वहाँ से रोकता है, तो वो आपके लीगल राइट को वॉयलेट कर रहा है, आपके लीगल राइट का उल्लंघन कर रहा है। तो फिर क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन आपकी ये फुलफिल हो रही है कि जो डिफेंडेंट है उसके द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है या ओमिशन किया जा रहा है जिससे कि आपका लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो टॉर्ट कमिट हुआ है वहाँ पर। तो ये एक फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ये है कि लीगल डैमेज होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है वो आपका लीगल राइट तो वॉयलेट कर रहा है,
लेकिन उस चीज़ से आपका लीगल डैमेज भी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि लीगल डैमेज हुआ होना चाहिए आपको। अब लीगल डैमेज किसे कहेंगे? देखिए, डिफेंडेंट के द्वारा कोई एक्ट किया गया या फिर कोई एक्ट ना किया गया जिससे कि आपका लीगल डैमेज हुआ हो, लीगल इंजरी हुई हो। देखिए, यहाँ पर इंजरी का मतलब ये नहीं है कि आपको चोट लगी हो, आपका खून आ गया हो, ऐसा कोई इंजरी का मतलब यहाँ पर नहीं दे रखा है सिविल केस के अंदर। इंजरी का मतलब होता है कि आपका लीगल राइट वॉयलेट होना चाहिए जो कि प्लेंटिफ के पास है। मतलब अगर किसी पर्सन का लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन को इंजरी हुई है। ठीक है, टोर्ट के अंदर हम इसे इंजरी पढ़ेंगे। This means that the act or omission must cause a damage that is recognized by law as wrongful। मतलब लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में आपका लीगल डैमेज होना चाहिए। मतलब आपके लीगल राइट को वॉयलेट किया गया है, उससे आपका लीगल डैमेज हुआ है कानून की नज़र में, तो फिर वहाँ पर टोर्ट की सेकंड कंडीशन फुलफ़िल होती है। तब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर टोर्ट कमिट हुआ है। लेकिन अभी भी तीसरी कंडीशन बाकी है। जब तक तीनों कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि टोर्ट कमिट हुआ है। ठीक है, तो टोर्ट को कमिट होने के लिए 3 कंडीशन जनरली फुलफ़िल होनी चाहिए। देखिए, लीगल डैमेज हम किसे कहेंगे, इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं 2 मैगज़िम के थ्रू। फर्स्ट मैगज़िम है इंजूरिया साइन डैमनो और दूसरी मैगज़िम है डैमनम साइन इंजूरिया। पहले मैगज़िम और दूसरी मैगज़िम सेम ही है बट इसका उल्टा है, अपोजिट है। तो पहले हम फर्स्ट मैगज़िम को समझते हैं इंजूरिया साइन डैमनो। इसका मतलब क्या है? इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, साइन का मतलब होता है विदाउट और डैमनो का मतलब है डैमेज। अब हम इस चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। इंजरी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंजरी का मतलब होता है कि किसी दूसरे पर्सन के लीगल राइट का वॉयलेशन होना, मतलब किसी दूसरे पर्सन के लीगल राइट का उल्लंघन होना। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि इंजरी तो हो रही है लेकिन वहाँ पर डैमेज नहीं हो रहा, बिना किसी डैमेज के इंजरी हुई है। मतलब कि ना तो वहाँ पर कोई डैमेज हुआ है, ना ही कोई लॉस हुआ है, ना ही कोई हार्म हुआ है, लेकिन वहाँ पर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। मतलब वहाँ पर इंजरी हुई है लेकिन डैमेज नहीं हुआ है। किसको हुआ है? प्लेंटिफ को। ठीक है, इसे हम एक केस के थ्रू समझते हैं। एशबे वर्सेस वाइट के केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन वोट देने के लिए जा रहा था, लेकिन वहीं पर दूसरा पर्सन आके उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसे रोकता है कि वो उस पर्सन को वोट ना दे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसके वोट ना देने पर भी जिस पर्सन को वो वोट देने जा रहा था वो जीत जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लीगल राइट तो वायलेट हुआ है, उस पर्सन को वोट देने नहीं दिया गया, लेकिन वहाँ पर डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसने वोट नहीं भी दिया फिर भी वो पर्सन जीत गया जिसे वो वोट देने के लिए जा रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डैमेज नहीं हुआ पर लीगल राइट वायलेट हुआ है उस पर्सन का, जो पर्सन वोट देने के लिए जा रहा था। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, यहाँ पर कोई डैमेज नहीं हुआ। तो यहाँ पर डिफेंडेंट को लाइबल हेल्ड किया गया कि जो डिफेंडेंट है वो इस चीज़ के लिए रेमेडी पे करेगा। इसका मतलब यही है कि दूसरे पर्सन का डैमेज हुआ हो या फिर ना हुआ हो, क्योंकि अगर उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो वहाँ पर डिफेंडेंट की लाइबिलिटी बनेगी। और यही इस केस के अंदर हेल्ड हुआ था कि डिफेंडेंट जो है वो लाइबल होगा और वो कंपनसेशन पे करेगा। अब दूसरी मैगज़ीम हम देखते हैं कि दूसरी मैगज़ीम क्या कह रही है। दूसरी मैगज़ीम है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम का मतलब है डैमेज, साइन का मतलब है विदाउट और इंजूरिया का मतलब है इंजरी। उसी मैगज़ीम का अपोजिट है ये। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब हम अब क्लियरली समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये, कि मतलब डैमेज तो हुआ है बट इंजरी नहीं हुई है। डैमेज हुआ है लेकिन इंजरी वहाँ पर नहीं हुई है। इसका मतलब कि दूसरे पर्सन का नुकसान तो हुआ है, उसका डैमेज तो हुआ है, लेकिन उस पर्सन का लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। आइए इसे एक केस के थ्रू समझते हैं। देखिए, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के स्कूल के सामने अपना स्कूल ओपन कर लिया था। इससे क्या हुआ था कि जो पहले स्कूल में जो बच्चे जा रहे थे अब वो दूसरे स्कूल में भी जाने लग गए। इससे क्या हुआ
पहले स्कूल वाले ओनर का अब लॉस होने लग गया, उसका डैमेज हुआ, लेकिन यहाँ पर लीगल राइट वॉयलेट नहीं किया गया डिफेंडेंट के द्वारा। डिफेंडेंट ने तो कोई इसका लीगल राइट वॉयलेट नहीं किया है, उसको जाने से रोका नहीं है, मना नहीं किया है, लेकिन उसका डैमेज हुआ है, उसका लॉस हुआ है। किसका हुआ है? प्लेंटिफ का। अब यहाँ पर प्लेंटिफ क्या करता है? जिसका स्कूल पहले से वहाँ पर था, एग्जिस्टेंस में था, अब वो क्या करता है? डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर देते हैं। ये अब यहाँ पर इस चीज़ के अंदर कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि डिफेंडेंट जो है वो लाइबल नहीं होगा कंपनसेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर लीगल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ डैमेज हुआ है, लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है। कंपनसेशन उसी केस में मिलेगा जहाँ पर लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, मतलब जहाँ पर लीगल डैमेज हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि डैमनम साइन इंजूरिया जो है अगर वहाँ पर हुआ है तो वहाँ पर लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, लीगल डैमेज नहीं हुआ है। लीगल डैमेज कब होगा? जब इंजूरिया साइन डैमनम होगा, मतलब कि जब लीगल राइट वॉयलेट होगा और डैमेज नहीं होगा तब वहाँ पर लीगल डैमेज कहा जाएगा। तो सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि लीगल डैमेज होना चाहिए, मतलब इंजरी होनी चाहिए, लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए, ना कि डैमेज होना चाहिए। देखिए, हमने अभी तक दो कंडीशन के बारे में पढ़ा जो कि टोर्ट के लिए ज़रूरी हैं। फर्स्ट तो था एक्ट और ओमिशन, कि कोई एक्ट किया गया हो या ओमिशन किया गया हो डिफेंडेंट के द्वारा, और उसी एक्ट या ओमिशन से किसी दूसरे पर्सन को लीगल डैमेज हुआ होना चाहिए, मतलब उसके लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए। ओके, तभी हम कहेंगे कि वहाँ पर लीगल डैमेज हुआ है। अब हम देखते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या है। देखिए कि अगर कोई भी एक्ट या ओमिशन किया गया है वो लॉ की नज़र में रॉन्ग की कैटेगरी में, मतलब गलत की कैटेगरी में आना चाहिए। मीन्स अगर कोई भी पर्सन रॉन्ग कमिट करता है तो उसके लिए लॉ के द्वारा वहाँ पर उस चीज़ के लिए रेमेडी प्रोवाइड की गई होनी चाहिए। लॉ की नज़र में वो रॉन्ग की कैटेगरी में आना चाहिए ताकि उस चीज़ के लिए वहाँ पर रेमेडी प्रोवाइड की जाए। तो मतलब वहाँ पर लीगल रेमेडी होनी चाहिए लॉ के अंदर। सो हमने 3 जनरल कंडीशन के बारे में जाना कि टोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन कौन सी 3 जनरल कंडीशन होनी ज़रूरी है। और अगर कोई पर्सन, मतलब डिफेंडेंट, अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ रॉन्ग कमिट करता है तो डिफेंडेंट की ये लाइबिलिटी बनती है कि जो भी उसने प्लेंटिफ के साथ लीगल डैमेजेस किए हैं उस चीज़ की वो भरपाई करे, जिस चीज़ के लिए कोर्ट हेल्ड करेगी। अलग अलग केस के ऊपर डिपेंड होते हैं कि डिफेंडेंट लाइबल होगा या फिर लाइबल नहीं होगा कंपनसेशन के लिए। अगर डिफेंडेंट की गलती होगी तो डिफेंडेंट लाइबल होगा, अगर नहीं होगी तो डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। सो हमने 3 जनरल कंडीशन के बारे में जाना, तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लॉ ऑफ टोर्ट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको लॉ ऑफ टोर्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे कि आप इजीली सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।